एवरीवन, वेलकम टू द 12th पार्ट ऑफ द क्वेश्चनएयर। आज इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे प्रीवियस वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं अपने 166th क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 166 इज Which of the following vitamin is used like a hormone? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। ये JPSC 2008 में पूछा जा चुका है और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो विटामिन की तरह यूज ना होकर बल्कि हार्मोन की तरह यूज होता है, तो होता है विटामिन डी। और विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है सनलाइट से। जब सनलाइट हमारे स्किन के कांटेक्ट में आती है तो स्किन जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और वहां से विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है। विटामिन डी इसलिए भी जरूरी है ताकि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कर सके, और कैल्शियम बोन्स टीथ के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए विटामिन डी जो है उसको विटामिन ना बोल के हार्मोन कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। So the question number 167 is the turpentine oil is extracted from। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। RRB ASM 2003 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है, तारपीन का तेल जिसे कहते हैं, वो कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहां से निकाला जाता है? क्या नेटल ट्री, साइकस, टीक और पाइन। 4 ऑप्शन है। हिंदी में नेटल को कहते हैं बिच्छू बूटी, साइकस को साइकस ही बोलते हैं, टीक होता है सागवान और पाइन होता है चीड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, पाइन। तो जो टर्पेंटाइन ऑयल है इसका यूज देख लेते क्या होता है। इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन ऑयल बेस्ड पेंट्स। ऑयल बेस्ड पेंट्स को ये थिन करने के लिए थिनर की तरह यूज होता है। इसके अलावा ये मसल पेन, नर्व पेन और टूथएक के लिए भी यूज होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 168 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज पोल्यूशन इन ताजमहल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सी ऐसी चीज है जो ताजमहल के पोल्यूशन का मेन कॉज है। तो क्या ये ग्रीन हाउस गैसेस या ओजोन गैस या एक्सेसिव ह्यूमिडिटी इन एयर या डी ऑप्शन एसिड रेन। क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC 2009 में। बहुत ऑब्वियस आंसर है इसका, सबको पता भी होता है, इट इज एसिड रेन। देखिए किस तरह से रिएक्शन करती है। ठीक है, यहां से आपका एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि एसिड रेन की क्या कंपोजिशन हो सकती है। ठीक है, वो भी इसी में हम देख लेंगे। देखिए एसिड रेन की वजह से जो ये मॉन्यूमेंट है ताजमहल, ये येलो होता जा रहा है। येलोइश हो रहा है इस एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन क्या है? ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। किस किस के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, किन पॉल्यूटेंट्स की वजह से होती है? देखिए क्या होता है कि कई बार जब ये पोल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसेस आ जाती हैं, तो क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत हाई चली जाती हैं। एटमॉस्फेयर में हाई जाने के बाद ये क्या करती हैं, ऊपर वाटर से ये रिएक्ट करती हैं या ऑक्सीजन से या अदर गैसेस से। जब ये वाटर से रिएक्ट करती हैं तो ये एसिड बनाती हैं। ठीक है, और ये पोल्यूशन का मेन कोज है। यही एसिड, ये पोल्यूटेंट बनके ताजमहल के ऊपर गिरता है और यही मेन कोज है इसका येलो होने का, इसके पोल्यूशन का। तो रिएक्शन देख लेते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NOx, X यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब ये रिएक्ट करते हैं तो किस तरह की रिएक्शन होगी। गैसियस फॉर्म में जो वाटर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन वाला जो कंपाउंड है वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, देखिए मान लीजिए NO2 है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि गैसियस फॉर्म में है, तो क्या बनता है हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड। यही रिएक्शन है एसिड रेन की। ठीक है, तो हमें पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कंपोनेंट है जो एसिड रेन के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो हम कह सकते हैं सल्फर
डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, और यही कॉज है मॉन्यूमेंट पे पोल्यूशन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, एसिड रेन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम के थ्रू भी करेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक को फॉलो करें। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 169 इज कटिंग एंड पीलिंग ऑफ अनियन ब्रिंग्स टीयर टू द आईज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि जब हम अनियन को, प्याज को जब हम काटते हैं या छीलते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। उसका क्या रीजन हो सकता है, किस वजह से वो होता है? तो ये CDS 2011 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्या वो सेल के अंदर सल्फर की वजह से, सेल के अंदर फैट की वजह से, सेल के अंदर अमीनो एसिड की वजह से, या सेल के अंदर कार्बन की वजह से? ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पे हमें प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए, अनियन के अंदर क्या होता है, सल्फर। इसकी सेल के अंदर क्या होता है, सल्फर, और सल्फर ही मेन रीजन है। जब ये सल्फर आइज के वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज करता है। वही मेन रीजन है बर्निंग जो होती है, आइज में बर्निंग सेंसेशन आती है, उसका जो आंखों में जलन होती है उसका मेन कोज क्या है, यही है सल्फर इन सेल। तो करेक्ट आंसर इसका है ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 170 इज certain parts of the plant can be bent easily without breaking। ये कह रहा है कि प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको बिना तोड़े हम आसानी से मोड़ सकते हैं, ठीक है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्टेन पार्ट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अबंडेंस ऑफ डैश, क्या चीज, ठीक है। क्या पूछा गया है कि वो जो लचीलापन है, जैसे कि लीफ के अंदर या स्टेम के अंदर वो होता है, तो वो जो लचीलापन है कि हम उसे तोड़े बिना ही मोड़ सकते हैं, वो किस रीजन से होता है? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है NDA 2012 में। देखिए, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे टिश्यूज हैं, ठीक है। हर टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, और यहाँ पे फंक्शन पूछा गया है फ्लेक्सिबिलिटी का, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ जाए, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी किसी ट्री के या प्लांट के किसी पार्ट के अंदर अबंडेंस में है, अबंडेंस का मतलब ज्यादा मात्रा में है, तो किस टिश्यू की वजह से? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, कोलेन्काइमा, ठीक है। कोलेन्काइमा क्या होता है, ये एक तरह का लिविंग सपोर्ट टिश्यू है। इसका मेन पर्पस होता है प्लांट के पार्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना, लचीलापन, जैसे कि लीव्स के अंदर होती है, ठीक है, स्टेम के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसके अलावा भी आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं। आज ये ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, कल को इनके ऊपर भी आ सकते हैं, तो इनके भी हम देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है। देखिए, पेरेन्काइमा, इसका फंक्शन क्या होता है? इट्स फंक्शन इज इन स्टोरेज, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस जिसमें प्लांट्स अपना खुद फूड बनाते हैं, यहां पे हो सकता है, और इसका मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर भी होता है, ठीक है, किसका? पेरेन्काइमा का। अगला आता है स्क्लेरेन्काइमा। इसका यूज क्या होता है? ये एक डेड सपोर्टिंग टिश्यू है, और इसका मेन फंक्शन होता है प्लांट को रिजिडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये जो तीन है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, इन तीनों को हम सिंपल टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो जाइलम और फ्लोएम आता है, फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे, ये क्या है? एक तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। जाइलम का फंक्शन होता है वाटर को कंडक्ट कराना प्लांट में से, ठीक है, और फ्लोएम का फंक्शन होता है ऑर्गेनिक सोल्यूट को या फूड को कंडक्ट कराना। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, कोलेन्काइमा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 171 इज परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल इज। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है कि लेड पेंसिल के अंदर लेड की परसेंटेज कितनी होती है? 0%, 100%, 77% या 65%। ये क्वेश्चन SSC 2014 में पूछा जा चुका है।
तो आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, 0%। क्योंकि जो लेड पेंसिल्स होती हैं वो ग्रेफाइट की बनी होती हैं। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट एक तरह का एलोट्रोप है कार्बन का। तो इस ग्रेफाइट को वुडन कवरिंग के अंदर रखते हैं, लकड़ी की कवरिंग होती है बाहर, और इसका यूज किया जाता है लिखने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, जब लेड पेंसिल के अंदर लेड होता ही नहीं तो इसका नाम लेड पेंसिल क्यों है? इट इज अ मिसनोमर। मिसनोमर क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं मिथ्या नाम, मतलब ये एक फेक नेम है। पर क्यों पड़ा ये फेक नेम? देखिए इसके पीछे एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको कोट कर देती हूँ रीजन। 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में डिपॉजिट मिले थे ग्रेफाइट के, और वो डिपॉजिट ब्लैक कलर के थे, एनॉर्मस थे, और वो ऐसे ग्रेफाइट के डिपॉजिट थे जो कि प्योरेस्ट और सॉलिड फॉर्म में थे। ठीक है, तो उस टाइम के लोगों ने ये मान लिया कि ये ब्लैक कलर के हैं डिपॉजिट, ये लेड है, तो उन्होंने इसको लेड नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम की केमिस्ट्री एक यंग साइंस थी, इतनी मैच्योर नहीं थी, तो वहां के लोगों ने बिलीव कर लिया कि क्या है, एक तरह का लेड है। ठीक है, वो उसको लेड के तरीके से यूज करने लग गए, लेकिन एक्चुअली में वो लेड ना होके क्या था, ग्रेफाइट था। तो उन्होंने वहां पे इसको लेड नाम दिया था। ठीक है, पेंसिल उस टाइम भी यूज होती थी, तो वो लेड पेंसिल उसको नाम दे दिया। उसी नाम को हम आज तक यूज कर रहे हैं, लेकिन वो लेड ना होके क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, 0% लेड इज प्रेजेंट इन लेड पेंसिल, द प्रेजेंस इज ओनली ऑफ ग्रेफाइट। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है, क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो द क्वेश्चन नंबर 172 इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स आर कंपोनेंट ऑफ शुगर केन। शुगर केन होता है गन्ना, गन्ने के अंदर कौन सी शुगर होती है प्रेजेंट? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड मैनोज, और ग्लूकोज एंड राइबोज। एनडीए में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। तो देखिए जो शुगर केन है उसके अंदर होती है सुक्रोज। ठीक है, और जो सुक्रोज होती है वो बनी होती है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 173 इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया है कि सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है। आरएस, आरटीएस 2008 में पूछा जा चुका है। तो 4 ऑप्शन में आपके पास फॉरेस्ट, स्टेप, डेजर्ट और सी, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। देखिए स्टेबल इकोसिस्टम क्या होता है? स्टेबल इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर फंक्शन और स्ट्रक्चर अनऑल्टर्ड रहती है, अपरिवर्तित रहती है एक लंबे समय तक। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या आता है? अब जैसे कि सी है, ठीक है, अब सी की हम बात करें तो जो सी होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है। इसके स्ट्रक्चर में है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, और फंक्शन के अंदर आता है जैसे कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, सलाइन वाटर। तो ये जो चीजें हैं इनमें थोड़ा बहुत चेंज आता है, तो वो क्या होता है, ओशन जो उस चीज को रेजिस्ट कर लेता है। मोर और लेस ये सब जो है वो स्टेबल रहती हैं। ठीक है, इसी वजह से जो सी है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एक तो सी क्या होता है, कंटिन्यूअस है, एज वेल एज ये डीप भी है। तो एक यही रीजन है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है, स्टेप है और डेजर्ट है, ये तीनों के तीनों स्टेबल इकोसिस्टम नहीं है। ठीक है, क्या होता है, फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स है, कभी रेन ज़्यादा होती है, कभी कम हो जाती है। एक सीजन ऐसा आता है जब प्लांट्स अपने लीव्स को शेड करना शुरू कर देते हैं। स्टेप और डेजर्ट, स्टेप जो होता है वो ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट आपको पता है मरुस्थल होते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर भी क्या होता है, एक बार जो चेंज आ गया वो लंबे समय तक चेंज रहेगा, ये रेजिस्ट नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगेगा उनको अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में, ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। सी एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि स्टेबल इकोसिस्टम है बिकॉज ऑफ बीइंग कंटिन्यूअस एंड डीप। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो स्टेबल रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 174 इज इफ वी स्प्रिंकल कॉमन सॉल्ट ऑन एन अर्थवॉर्म। केंचुए के ऊपर अगर हम कॉमन सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं तो वो मर जाता है।
उसका क्या रीजन है? क्या ये ऑस्मोटिक शॉक है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, क्लोजर ऑफ पोर्स ऑफ स्किन, या टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सोल्ट? क्या कह रहा है कि अगर अर्थवर्म के ऊपर कॉमन सोल्ट हमने डाल दिया, वो मर जाता है, क्या वो ऑस्मोटिक शॉक की वजह से, या उसका जो सांस लेने में तकलीफ है, वो सांस जो ले ही नहीं पा रहा, फेलियर हो चुका है, या थर्ड ऑप्शन कि उसकी स्किन के ऊपर जो पोर्स हैं वो क्लोज हो चुके हैं, या फोर्थ ऑप्शन कि सोल्ट ने अपना टॉक्सिक इफेक्ट दिखा दिया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है CDS और DSSB में। तो देखिए क्या होता है एग्जैक्टली। सबसे पहले जानना जरूरी है इसके रेस्पिरेशन के बारे में। अर्थवर्म जो है इसके पास कोई अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, ये अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। इसकी जो स्किन होती है वो एक तरह का सब्सटेंस रिलीज करती है जिसे कहते हैं म्यूकस, ठीक है। और ये जो म्यूकस है ये इस स्किन को मॉइस्ट रखता है, ठीक है। और एक केंचुए को, एक अर्थवर्म को जीवित रहने के लिए स्किन को मॉइस्ट रखना बहुत जरूरी है उसके रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो स्किन का मॉइस्ट होना बहुत जरूरी है। फाइन। तो अब क्या होता है कि मान लो अब उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कॉमन सोल्ट को स्प्रिंकल कर देते हैं। और ये जो कॉमन सोल्ट है ये हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रखता है। हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं, जो सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब इसे उसकी स्किन के ऊपर डाला जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है, तो सारा का सारा जो पानी है वो अपनी तरफ ले लेता है। इसका रीजन किस वजह से होता है, ये ऑस्मोटिक शॉक की वजह से। इसे डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। क्या होता है कि जब बाहर, और ये सेल के अंदर है, अगर बाहर सोल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जो भी पानी है, जितना भी पानी है वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो सेल है अंदर वाली वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ठीक है, एकदम से वो ड्राई हो जाती है। तो इस हाई कंसंट्रेशन सोल्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये किसका बेसिकली किस बात को बता रहा है, ये ऑस्मोटिक शॉक को बता रहा है। ऑस्मोटिक शॉक हुआ, डिहाइड्रेशन हुई, और यही रीजन है अर्थवर्म के मरने का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, ऑस्मोटिक शॉक। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 175 इज हनी विच हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर डज नॉट डिके बिकॉज, कि जो शहद होता है उसके अंदर शुगर की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है और वो खराब नहीं होता, डिके नहीं करता। उसका क्या रीजन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समझ लेते हैं क्या ऑप्शन है। फर्स्ट है इट कंटेन्स नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रिवेंट बैक्टीरियल अटैक, कि क्या शहद के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देते, उसके अंदर प्रिवेंट करते हैं, बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने देते। या सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन एन एक्टिव स्टेट, कि एक एक्टिव स्टेट के अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकती इन अ सॉल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ एज वाटर इज ड्रॉन आउट, कि उसके अंदर बहुत हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ होती है और पानी बाहर निकल जाता है, बैक्टीरिया इस स्टेट के अंदर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। थर्ड कह रहा है बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन एन एक्टिव स्टेट एज इट इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, कि अंदर ऑक्सीजन ही नहीं होती, इस वजह से बैक्टीरिया वहाँ सर्वाइव नहीं करती, वो बाहर चली जाती है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ अबव। तो देखिए अब इस बात को समझते हैं हम। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि जो हनी है, पूछा जा रहा है कि हनी की जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत हाई होती है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। इस लॉन्ग ड्यूरेशन वाली शेल्फ लाइफ का क्या रीजन है हनी के लिए? देखिए हनी के अंदर क्या होता है, बहुत हाई कंसंट्रेशन शुगर होती है, ठीक है। और ये हाई कंसंट्रेशन शुगर क्या करती है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करती है बैक्टीरिया पे, ठीक है। तो क्या होता है, जो वाटर है जितना भी अंदर है वो बाहर निकल जाता है, वाटर इज ड्रॉन आउट। जब अंदर बिल्कुल पानी ही नहीं है, मॉइस्चर ही नहीं है, सब बिल्कुल बाहर निकल चुका है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। ये ऑस्मोटिक प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है? हाई कंसंट्रेटेड शुगर,
ठीक है। और ये हाई कंसंट्रेटेड शुगर जो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इन बैक्टीरिया पे, जिसकी वजह से पानी बाहर निकल रहा है, यही मेन रीजन है कि इसके अंदर जो है बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता, कि बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन एन एक्टिव स्टेट इन अ सॉल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ एज वाटर इज ड्रॉन आउट। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। मेन रीजन किस वजह से है? ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ की वजह से है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।